हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वन। मैं विनोद मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के अच्छे रुझान के चलते, आप लोगों के अच्छे सजेशन के चलते, आप लोगों के अच्छे एप्रिसिएशन के चलते मैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की एक और वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। इस वीडियो के थ्रू हम और भी जानने की कोशिश करेंगे ये डिसीजन मेकिंग के से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़्यादातर कम वीडियो स्टूडेंट को देख रहा है। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस की बात अगर आप करेंगे जैसे CSIR, SO और ASO, जो वैकेंसी अभी बल्क में वैकेंसी आई है उसमें इस सेगमेंट से क्वेश्चंस आना है। और स्टूडेंट के बीच में ये थोड़ी सी बेचैनी है जो आखिर इस क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करें, ठीक है ना। ये सारी बातें हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया था और मैं इसकी एक और भी अपीयरेंस वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें और भी कुछ फैक्चुअल होंगे, कुछ कंसेप्ट्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे। ये सारी चर्चा हम आपके सामने यहाँ पे करेंगे, है ना। बट आज के इस सेशन में जो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो कुछ सटीक क्वेश्चन, जैसे आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की पास्ट यानी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो है इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे, जो कुछ सिनेरियो लेके, कुछ सीन लेके आपके सामने हम बताने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, है ना, हमने ये किया था और इस टाइप के सिचुएशन में हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे यही कहा था, बेटा ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस अगर आप कभी भी सॉल्व करने लगते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको माइंड में हर समय रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जो कि बाहर से कोई भी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाएंगे, आपको हाइपोथेटिकल एक्शन लेना होता है, ऐसी बात नहीं होती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे यही कहा था, जो आपको टू द पॉइंट चलना होता है, फैक्ट्स को आपको समझने होते हैं, प्रॉब्लम को आपको समझना होता है। देखो, ये डे वाई लाइफ से हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। डे वन लाइफ का मतलब यहाँ पे होता है जैसे आप अपनी लाइफ में हर दिन कुछ न कुछ नए प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को टैकल करना आपको आना चाहिए। तो खास करके अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जामिनेशन में पॉइंट से वो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं होता है, सोशियो इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम दे दिया जाता है। तो जब भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, आपको गंभीरता से विचार करना होगा। यानी खास करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में जो ऑफिसर्स होते हैं वो पॉलिसी मेकर होता है, वो डिसीजन मेकर होता है, उसे डिसीजन लेना होता है। तो आज के डेट में देखो, एक परंपरा थी पहले, जैसे कोई भी एक नया स्टाफ रिक्रूट होगा, 15 साल वो नौकरी का होगा, तब वो जाके ये इस ऑफिस पे जाएगा, वो इस पोस्ट पे जाएगा। बट आज के डेट में ये सिनेरियो चेंज हो चुकी है। आज के डेट में एक 20 साल का, 22 साल का, 21 साल का भी एक रिक्रूटर को वो असिस्टेंट SP बना दिए जाते हैं, SP बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे सुशोभित हो जाता है। तो इसीलिए आप ये देखते हैं जो एग्जामिनर जो है वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है, जो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपके पास पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। देखो, जैसे अभी मैं भी अपने सीनियर से जब भी बात करता हूं तो वो लोग भी हमसे यही कहते हैं, जो ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो सबका अपना अपना अलग अलग मामला है ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचार हैं, तो ये तो पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। पर्टिकुलर किसी मैटर पे आपका क्या राय है, आपकी क्या सोच है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना जी। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो सर आप फिर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप ही बता दो, सबकी जीन अलग अलग होती है, हेरिडिटी अलग अलग होती है। एक ही माँ बाप के दो संतान एक ही पॉइंट पे दोनों एक ही बात सोचे, कोई जरूरी नहीं है, सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है। बट एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैं अगर आपसे यहां पे ये कह रहा हूं, अब कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो समस्या का तो कोई सॉल्यूशन है ना बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है ना, इतना तो आपको पता ही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होना है, तो आप एज ए ऑफिसर आप किस प्रकार के एक्शन लेंगे, क्या सॉल्यूशन आप लेंगे, यही सारी बातें तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देके, मतलब हम कुछ हिम्मत जुटा के आपके सामने यहाँ पे आए हैं। देखिए, अगर आप ऐसे ऐसे फैक्ट्स को इसको अगर एनालिसिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आपके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब देखो, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो कि लास्ट क्लास में हमने आपके सामने चर्चा करी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए,
और इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, ये सब सारी बातें, और ये प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम कुछ और कह रहा है, एक्शन कुछ और आप दे रहे हैं, ये सब सारी बातें नहीं होना चाहिए। ये सब सारी बातें हमारा मैटर करता है ये आपका ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देखो कोई भी समस्या आई तो आप उसको जो टैकल करेंगे, समस्या को जो टैकल करेंगे, अब ये फैक्ट होता है जो इस प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही हो सकता है। चाहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हों, चाहे मोदी प्रधानमंत्री हों, अगर कहीं पर भी अकाल प्रभावित क्षेत्र है तो अकाल प्रभावित क्षेत्र में आप रिलीफ प्रोग्राम ही शुरू कर सकते हैं। वहां पे ऐसा नहीं जो नदियों को जोड़ के पानी का वहां पर आप बहाव कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, आपके प्रॉब्लम को, नेचर को समझना होगा, प्रॉब्लम किस प्रकार का है। यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ना, एक सिंपल प्रॉब्लम, एक क्रिटिकल प्रॉब्लम। तो सिंपल प्रॉब्लम के लिए आपको इंस्टेंट एक्शन लेना होगा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, अब जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मुझे एजुकेशन सेक्टर को अगर सही करना है तो रातों रात तो चमत्कार नहीं हो जाएगा ना। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे, आपको टीचर का रिक्रूटमेंट करना होगा, ये सब सारी बातें होती है, ठीक है जी। तो यही सब सारी बातें हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग यहाँ पे ये सब सारी बातें यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये सिर्फ आप ये ना मान के चलना जो कि CSIR-SO या ASO ही एग्जामिनेशन में आता है। ये कल के डेट में अगर आप यहाँ पे बैंक PO की तैयारी करेंगे, CSAT की तैयारी करेंगे, RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन करेंगे, हर एक एग्जामिनेशन में ये डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जा रहे हैं, सही है। चलिए मैं आपके सामने इस सिलसिले में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे कराने की कोशिश करता हूं। जैसे आप क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इसमें आप रिएक्ट करिए। इस क्वेश्चन में एज ए ऑफिसर आप क्या एक्शन लेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन आपसे, यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव ए एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट अटेंडिंग एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग। योर इमीडिएट बॉस हु हैज नॉट इन्फॉर्म्ड यू एब्सेंट द मीटिंग is now putting a pressure on you not to place an allegations against him या her, you would। अब आप ये बता दीजिए आप क्या करेंगे इसमें। आप यहां पे क्या करेंगे, send a right reply explanation of the fact, seek an appointment with the top boss to explain the situation, admit your fault to save the situation, put the responsibility on the coordinator of the meeting for not informing। ठीक है ना। यानी आप देख लो आपके सामने जो सिचुएशंस आई है, तो इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ये हुआ है क्या, यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव ए एक्सप्लेनेशन, यानी आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है फॉर नॉट अटेंडिंग एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग। आपने ऑफिशियल मीटिंग में अटेंड क्यों नहीं करा। योर इमीडिएट बॉस हु हैज नॉट इन्फॉर्म्ड यू, मतलब प्रॉब्लम ये थी जो आपके जो इमीडिएट बॉस ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, जिसके चलते आप उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। यू अब्सेंट मीटिंग इज नाउ पुटिंग ए प्रेशर ऑन यू नॉट टू प्लेस एन एलिगेशंस अगेंस्ट हिम हर, मतलब आप ये बता दीजिए आपके ऊपर में कोई भी ब्लेम आप उनके ऊपर में किसी भी तरीके का नहीं लगा देंगे, इस प्रकार का आपके पास प्रेशर है। तो अब देखो पहली बात अगर आप बात करेंगे तो इसको आप एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट करना अगर आप सीखेंगे तो आप मुझे ये बता दो, सबसे पहले तो आपने ये देखा जो कि पुट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहां पे थोप देंगे। बेटा ये तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वर्किंग कल्चर और भी ये तो डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारे, तो डी ऑप्शंस तो होने का कोई मतलब है नहीं। इसके बाद बोलता है एडमिट योर फॉल्ट टू सेव द सिचुएशन, मतलब आप एडमिट इस गलती को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर भाई जब आपकी गलती है नहीं तो इसको आप एक्सेप्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आए दिन तो ये फिर परंपरा आपके ऑफिस में ये बढ़ता चला जाएगा, ये सी दिक्कतें आपके सामने आएगी। ठीक है, अब बच गया इसमें ए और बी ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर आपके सामने हो सकता है। तो सीक एन अपॉइंटमेंट विद द टॉप बॉस टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, सेंड ए रिटन रिप्लाई एक्सप्लेनेशन ऑन एक्सप्लेनिंग ऑफ द फैक्ट। देखो ये आंसर बिल्कुल सटीक बन रहा है, क्योंकि आप अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर ऑफिस में आई है
तो ज़्यादातर ऐसा होता है जो कि आप रिटर्न में इस चीज़ को आप देंगे, रिप्लाई लेंगे या रिप्लाई देंगे, ये चीज़ फर्स्ट है। सेकेंड बोलता है आपसे तो सीक अपॉइंटमेंट विद द टॉप बॉसेस। भाई आप ये बता दो, किसी भी ऑफिस में आपको हायरार्की आपको फॉलो करना होता है। हर एक छोटी बातें बड़ी बातें लेके आप अपने टॉप बॉस के आप आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको फॉलो करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो ये सेकंड बी ऑप्शन इस प्रकार से हमारा कैंसिल हो जाता है और आंसर हम A1 के साथ जाते हैं। देखो कुछ नहीं, मैं आपके सामने यहाँ पे ये करूँगा, जैसे 30, 40, 50 क्वेश्चंस के आसपास जब डिस्कस कर दूंगा ना, तो आपको ये पता हो जाता है। देखो जैसे ये चीज़ आपके सामने जो इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये सब आए दिन आपके ऑफिस में या आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम सिचुएशंस आते रहते हैं। आप उस प्रॉब्लम में न्यूट्रल होकर आप कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, सिर्फ इतनी ही जानने की जरूरत आपको होती है। आप ही बता दीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इन द सेंस आपको यह करना होता है, जो आपके मेंटल लेवल को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह आपको बनाना होता है और वो खुद ही कीवर्ड से क्वेश्चन का आंसर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कीवर्ड कैसे फिल्टराइज होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आप जब आप करेंगे, जब आपको फैक्ट्स पता होगा, उस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी आपको होगी। इसीलिए आपसे ये कहा जाता है, आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपसे ये कहा जाता है बॉस आपको न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर जब तक कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम के बारे में जानकारी नहीं होगी, और प्रॉब्लम के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कोई ना कोई हाइपोथेटिकल एक्शन लेंगे। देखिए इसमें हम स्टूडेंट से सिर्फ यही कहते हैं, बेटा कभी भी लॉजिकल रीजनिंग के, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग या लॉजिकल रीजनिंग के किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन अगर आप जब डिस्कस करते हो तो आपको इमीडिएट बॉस अपने आप को समझ लेना होता है। आप ये मान के चलिए आप इंस्टेंट बॉस हो और आपको ही अभी एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है और उसी को एक्शंस आपको यहां पे देना है। जब आप ये समझ लेंगे ना, जो एक्शन मैं लूंगा हो सकता है हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, है ना, हमारे भी खिलाफ वो कार्रवाई हो जाए। तो ये जैसे आप सोचेंगे तो आप वहां पे क्या होंगे, बाइस नहीं होंगे। बाइस का मतलब ये होता है जैसे किसी कास्ट विशेष को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, पार्टी विशेष को किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, यानी वहां पे कोई भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म वहां पे चल नहीं सकता है। तो आपको न्यूट्रल होना होता है। जैसे सपोज दैट एक सिचुएशन मैं आपके सामने यहां पे बता रहा हूं, एक कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट को इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया, भाई वो पटना से बिलोंग कर रहा था। उस समय बहुत पुराना सिचुएशन है ये, तो पटना से बिलोंग कर रहा था। उस समय में लालू जी के ऊपर में बहुत सारे केसेस लगे हुए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, है ना, चारा घोटाला में उनका नाम आ रहा था। तो उनसे एक सवाल पूछ दिया गया सिचुएशन में, जो कि सर आप बिहार से बिलोंग करते हो और बिहार में लालू जी के ऊपर में बहुत सारा घोटाला का आरोप है ना, तो आपका क्या कहना है उसके मैटर में, आपको क्या कहना है। देखो भाई किसी की अपनी पर्सनल ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, बट जब आप एक ऑफिसर हो, ऑफिसर की इंटरव्यू देने के लिए आए हो, या आप वहां पे क्लास 1 ऑफिसर हो और आपका एक डिसीजन है, आपका एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को नोट किया जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है, तो वहां पे आके न्यूट्रल होके वहां पे आंसर देना होता है। वहां पे ये नहीं कहेंगे हाँ सर वो बहुत पैसे की इधर उधर करी है, ये करा है, वो करा है, ये सब नहीं बोलना होता है। तो अब देखिए उसकी मैच्योरिटी लेवल, तो उन्होंने ऐसे करके रिप्लाई दिया, जो कि देखिए ये कोर्ट का एक संगीन मामला है और कोर्ट इस पे विचारणीय चल रही है, विचार चल रही है। जब तक कि कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, हम अपने मन से किसी को भी अब इस तरीके के कोई अपराधी नहीं मान सकते। अब आप ये बता दो ये कितने डिप्लोमेटिक आंसर है ना। तो ये मैच्योरिटी लेवल जब आप में आ जाता है ना, तो आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर आप यहां पे देना शुरू कर देते हैं और ये आपसे डिजर्व किया जाता है। इसीलिए आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कल के डेट में जब आप क्लास 1 ऑफिसर कहीं भी बन के जाओगे तो वहां पे आपके एक एक स्टेटमेंट का नोट किया जाता है, नोटिस किया जाता है ना। आप सपोज करो कोई डेलीगेट से लेके आप किसी कंट्री को में चले जाते हैं और इंडिया को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे होते हैं, और कोई ऐसे आप हाइपोथेटिकल आप स्टेटमेंट अगर आप दे देते हैं जिससे उनके बीच में बायलैटरल रिलेशंस अच्छा नहीं होने के बाद और भी रिलेशंस खराब होता चला जा रहा है, जैसा कि ऐसा हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था, जो कि मेरा बहुत बड़ा शत्रु पाकिस्तान नहीं है, हमारा बड़ा शत्रु है चाइना। भूचाल मच गई थी, युद्ध की तैयारी होना शुरू हो गई थी दोनों कंट्री के बीच में। भाई आप ये बता दो, किसी भी देश के डिफेंस मिनिस्टर अगर इस तरीके के स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि मेरा बड़ा शत्रु है चाइना, तो बायलैटरल रिलेशंस अच्छा होगा कि खराब होगा।
यही बात होता है, फैक्ट्स होता है। आप अपने जो सर्कमस्टांसेस की बात अगर आप करेंगे तो वो सर्कमस्टांसेस में आपको किस मैटर पे कितना कैसे रिएक्ट करना है, ये सारा सिचुएशन हमारा ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें सिखाता है। चलिए अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन से लेके आता हूं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहां पे देने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहां पे देने की कोशिश करिए। अब देखिए क्या दिया है, प्रोपोर्शनली मोर पर्सन्स डायग्नाइज्ड एज ए हैविंग द ब्रेन डिसऑर्डर, है ना, साइकी जो फेरिया वेयर बॉर्न इन द लेट रेनी सीजन्स अगस्त सेप्टेम्बर्स देन दे अदर टाइम्स ऑफ द ईयर। A recent study suggested that the case may have been nutrient poor diets of the some expectant mothers during the month of heavy rains of the flood of the year, when it was hardest for the people to get afford a variety of fresh food. Which of the following is the help to support the conclusion present above? ये आपके सामने मैटर लाया गया, यानी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है खास करके रेनी सीजन में। और मतलब ये एक बीमारी की बात अगर आप करेंगे तो एक तरीके की बीमारी ये होता है जैसे ब्रेन से मतलब भूलने की कोई बीमारी हो जाती है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो अब ये है, इसके फैक्ट्स को आपको समझना होगा। फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस का आंसर क्या देंगे। ए सीजेबल प्रोपोर्शंस ऑफ द पेशेंट्स इन्वॉल्व द स्टडी लेवल, ए हिस्ट्री ऑफ द साइकी जो फेयर एनिया इन द फैमिली, है ना, ओवर years of the numbers of the cases of failure has not shown as a correlations with the degree of the economic distress। देखिए इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से तो कोई मतलब है नहीं, इसका आंसर तो हम पहले ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द न्यूट्रिएंट इन फूड हैव सेम इफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, देखो ये इररिलेवेंट है, स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, सेजिएबल प्रोपोर्शंस ऑफ द पेशेंट्स इन्वॉल्व इन द स्टडी हैव ए हिस्ट्री ऑफ द सेजिएबल एनीमिया ऑन द फैमिली। अब इसमें आपको क्लोज ऑप्शन इन दोनों में दिया गया, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ब्रेन एरिया अफेक्टेड इन सो जो फेरियना ऑक्योर्स ऑफ द ड्यूरिंग इन द लास्ट मंथ्स ऑफ द मदर्स प्रेगनेंसी, है ना। अब देखिए सेंटेंस में भी ये चीज ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, सजेस्टेड दैट द कॉज ऑफ हैव बीन ए क्या है, न्यूट्रे पुअर डाइट्स ऑफ द सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस मदर्स ड्यूरिंग द मंथ हैवी रेन्स फ्लड्स वगैरह वगैरह जो भी बात इसमें बोला गया है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो मोस्ट रिलेवेंट अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट रिलेवेंट हमारा आंसर डी होता है, ना कि ए होता है। तो आंसर आप क्या लगा देंगे, डी ऑप्शन लगा देंगे, सही है। तो ऐसे करके अगर आप एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिकली यहां पे निकलना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लोकल था यानी बैड एलिमेंट्स हैज स्टार्टेड इलीगल कंस्ट्रक्शंस ऑन योर वैकेंट प्लॉट, ही हैज रिफ्यूज्ड योर रिक्वेस्ट टू वैकेट द थ्रेटेंड यू ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंस अन says in case you do not sell the property at a cheap price of the him you would। अब आप क्या करेंगे, यानी आप समझिए आपके सामने सिचुएशन क्या है। दोस्त आपके सामने सिचुएशन ये है, किसी ने क्या किया है, आपके वैकेंट प्लॉट को इलीगली ऑक्युपाई कर लिया है और उस पर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है और आपके ऊपर में वो प्रेशर बना रहा है क्या, जो कि आप इसको चीप रेट में उन्हीं को बेच दो। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सेल द प्रॉपर्टी एट ए चीप प्राइस टू हिम, यानी आपसे ये पूछा जाता है इस प्रॉपर्टी को आप उनको लो प्राइस में बेच देंगे। गो द पुलिस फॉर द नेसेस एनी एक्शन, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहां पे। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम योर नेबर्स, अच्छा, निगोशिएट विद द गिवन गेट ऑफ द हायर प्राइस।
अब देखिए, जब कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन आपके ऊपर में है और आपको इलीगली कोई काम अगर कर रहा है तो उसको तो मुझे कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। यानी सबसे पहले अगर कैंसिल होगा तो यही कैंसिल होगा, इससे तो कोई मतलब है नहीं। नेबर्स के पास आप जाएंगे तो ये सब तो अंडरस्टूड है, ये सब सारी घटनाएं हो चुकी है, तब तो ये इतना सारा घटना हो चुका है ना जी। तो अब ये बता दो, ये नेबर्स के तो कोई मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट बनता नहीं है, ये आप सी और डी तो आप ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। गो द पुलिस फॉर नेसेसरी एक्शन, गो टू पुलिस फॉर द नेसेसरी एक्शन, सेल द प्रॉपर्टी चीप, इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गो टू पुलिस फॉर नेसेसरी एक्शन। यानी आप पुलिस से हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि आप ही बता दो जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर में होती है? पुलिस की होती है, तो पुलिस भी इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। अब आप ये बता दो, चाहे हम रहें चाहे आप रहें, इस प्रकार के एक्शंस को आप लेने के लिए ऐसा तो नहीं हम आप उसे कह सकते हैं क्या आप अपने घर से गन निकाल लीजिए, तलवार निकाल लीजिए, उनसे लड़ाई करना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कानून का सहारा लेना चाहिए तो कानून का सहारा आप लेंगे, यानी आंसर आप भी जाएंगे। तो ये बता दो, ये सब चीजें हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, समझिएगा, पढ़िए इस क्वेश्चन को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यू हैव टू एकम्प्लिश वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर योर हेडक्वार्टर्स विद इन द नेक्स्ट 2 days. Suddenly you meet with a accident. Your office insisted that you complete the task. What would you? है ना, आप क्या करेंगे इसमें ऐसे कंडीशन में? आस्क फॉर्म एक्सटेंशंस ऑफ द डेडलाइंस। दूसरा कहता है इन्फॉर्म हेडक्वार्टर्स ऑफ योर इनएबिलिटी टू फिनिश द टाइम। सजेस्ट अल्टरनेट पर्सन्स हु टू हेडक्वार्टर्स हु मे डू द ड्यूल एंड स्टे अवे स्टिल योर रिकवर। अब ये बता दीजिए इसमें आप आंसर क्या लेंगे, किस प्रकार से आप यहां पे आंसर लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको देखना होता है। अब देखिए इसमें क्या है, जो आस्क फॉर द एक्सटेंशंस ऑफ द डेडलाइंस। अब देखिए यानी कहने का मतलब क्या है, ये तो अंडरस्टूड है, आप तो मेल करेंगे ही करेंगे। आप अपने एक्सीडेंट जो भी हुई है आप वो भी ऑलरेडी कर सकते हैं। सजेस्ट अल्टरनेट पर्सन टू हेडक्वार्टर्स हु मे डू द ड्यूल नीड्यूल। यानी कहने का मतलब क्या है, अब ऑफिस का कोई काम है, आपकी एक्सीडेंट हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी जो काम हैम्पर हो जाएगा, काम रुक जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं जो कि उस काम को उठा के किसी और को ट्रांसफर किया जाए। आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन। अब आपको ये नहीं पता है इंजरी किस लेवल का है ना, माइनर इंजरी है तो इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है, तो यानी कि इससे तो कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें सेंटेंस में ये भी नहीं कहा गया है जो कि उनकी इंजरी लेवल क्या है। फिर कहता है इन्फॉर्म हेडक्वार्टर्स योर इनएबिलिटी टू फिनिश ऑन टाइम। आप ऑफिस पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, सेंटेंसेस के बारे में भी तो नहीं कहा गया, तो ये कैसे कहा जा सकता है। सजेस्ट अल्टरनेट पर्सन्स टू हेडक्वार्टर्स हु मे डू द ड्यूल, ये एक आंसर हो सकते हैं। स्टे अवे स्टिल योर रिकवर, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आप इसमें क्या लगा देंगे? सी आंसर आप लगाएंगे। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, कहता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर मेन फेस ट्रेनिंग कंपनी फाउंड आउट दैट product it has launched recently had a few bugs. The product has already been bought by more than a million customers. है ना? The company realized that the bugs could cost its customers significantly. However, it is informed that customers about the bug. It is feared losing credibility. What would be the most ethical options of the company? अब ये कंपनी के पास वो क्या करें? Apologize and fix up the bug for all customers even if has to incur losses. Do not tell the customers about the bugs and remove only few customers. ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ये तो भी तो पहले ही कैंसिल हो जाता है। Keep silent
टू डू नथिंग, ये आपको कभी भी कोई भी सजेस्ट नहीं कर सकता है, जो कि लॉस आप एक बार, यानी कि आप अगर बिजनेस करने के लिए बैठे हो और कोई भी दिक्कतें अगर आ रही है तो आप चुप बैठ जाओगे, तो ये तो कभी भी सजेस्ट नहीं करी जा सकते, ये तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे। कीप साइलेंट, है ना, कीप साइलेंट, इससे भी बात बनेगी नहीं। इंप्रूव्ड प्रोडक्ट दैट इट बग फ्री एट द अर्लीस्ट, बेटा आप ही बता दो, लेकिन तब तक की तो आपकी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना। तो आपको तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही करना है, सेटिस्फेक्शन देना ही देना है ना। तो ये चीज भी आप कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आप सिर्फ ए के साथ जाएंगे, यानी आप कस्टमर को मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, फोन करके बताएंगे, और अगर आपको लॉस भी हो रही है तो उनके माल को वापस करके आप उनको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाद में कि ये तुरंत एक्शन, अगर इन्हीं में से कोई एक्शन लेना है, देखो ये पहला एक्शन होना चाहिए और ये सेकंड एक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सेकंड एक्शन नहीं, आपसे इसमें से किसी एक ही पूछा जा रहा है, तो एक ही पूछा जा रहा है, तो आंसर आप कौन सा लगा देंगे, फर्स्ट वन लगाएंगे, ना कि आप डी ऑप्शन लगाएंगे। देखो ना, जैसे अगर आप थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन में माइंड को अगर कंसंट्रेट करें ना, तो क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा हमें हाइपोथेटिकल होने की कोई जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सोशियो इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम ही आपसे पूछा जाता है, जो आए दिन हमारे लाइफ में घटना घटित हो चुका रहा होता है। तो इस लॉजिकल रीजनिंग में, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आपसे सबसे पहले यही कहेंगे, जो कि कुछ करो या ना करो बेटा, न्यूज़पेपर आपको स्टडी डेली करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप देखिए जरा। यू ए रिक्रूटमेंट मैनेजर आर इंटरेक्टिव मयंक क्या है, हर वर्किंग नहीं, हार्ड वर्किंग यंग, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहां पे, है ना, HARD। चलिए, हार्ड वर्किंग यंग मैन हु हैज प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, he has studied in vernacular medium schools and college, amongst the following options what would you choose to do if your company has vacancies। यानी अगर आपके कंपनी में कोई वैकेंसीज हैं तो अब आप ये बता दीजिए क्या करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, मयंक एक सीधा साधा लड़का है जो वर्नाकुलर स्टडी करके आया है, उसकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन वो मेहनती है, तो आप क्या करेंगे। अब आपके सामने 1 2 3 4 चार आपको सामने सिचुएशंस दिए गए हैं, और इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है, आपको बताना है उसमें एग्जैक्टली आप करना क्या चाहेंगे। आई वुड हायर हिम एट ऑल कॉस्ट, मैं किसी भी तरीके से उसको हायर कर लूंगा। दूसरा कहता है आई वुड हायर हिम फॉर प्रोडक्शंस ऑफ फाइनेंस जॉब्स बट नॉट फॉर मार्केटिंग जॉब्स विच रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। देखो वैकेंसी क्या है, किसके बारे में है, मार्केटिंग के बारे में है, ऐसा तो नहीं ना जो कि आप किसी भी हालत में आप उसको रिक्रूट कर ही लेंगे। वहां पे हर समय हमें यह देखना होता है, कभी भी किसी भी कंपनी में किसी भी स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है तो यह समझा जाता है क्या उसके पास किस तरीके के स्टाफ की जरूरत है। अच्छा है, मेहनती है, लेकिन हमारे काम का नहीं है, तो हम अननेसेसरी उसको बर्डन को नहीं ले सकते ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये बी ऑप्शन तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या सब फालतू की फालतू बातें कही गई है। वो मार्केटिंग बात जॉब में नहीं रखेंगे, उसको फाइनेंस के बाद में रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आई वुड आस्क हिम टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स ए कॉमन बैक अगेन, मतलब आप उनको सजेस्ट देंगे, ठीक है, अब आप इंग्लिश को, कम्युनिकेशंस को आप सही करके आओ, इसके बाद हम तुम्हें रिक्रूटमेंट करेंगे। भाई उसको जॉब की जरूरत है, आप नहीं देंगे, कोई और उसको नौकरी देगा, वो तो नौकरी करेगा ही करेगा, है ना। तो इसके भी आने नहीं आने के कोई सवाल नहीं पैदा होता। आई वुड एट एनी कॉस्ट, ये किसी भी कॉस्ट पे आप उसको रिक्रूट करेंगे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, हो जाए। आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब ही इज गुड एट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन अदर एरियाज, यही होता ही एग्जैक्टली। कोई भी अगर इंप्लाई किसी भी पद पे, जैसे आप सपोज दैट आप यूपीएससी ही कंप्लीट करके आप चले जाते हो, तो उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। तो ट्रेनिंग में आपको वर्किंग कल्चर सिखाया जाता है, आपको एथिक्स सिखाया जाता है, आपको एटीट्यूड सिखाया जाता है, ये सारी बातें दी जाती है। तो आप ही बता दीजिए, आप इसमें से डी के अलावा और भी कोई ऑप्शन जा सकता है क्या, कोई आंसर यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सामने क्या पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पे ये पूछा गया, यू आर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ
providing basics medical facility to the survivors of an earthquakes affected area. Despite your best possible efforts, people put allegations against you making money out of the funds. Give for the relief. What do we? मतलब आप इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं और आप रिलीफ प्रोग्राम उस एरिया में आप चला रहे हैं जहां कि अगर हम बात करेंगे तो भूकंप की आई हुई थी और अच्छे काम होने के बावजूद भी वहां पे लोग आपके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और कहता है आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, गलत तरीके से आपने पैसे इकट्ठे किए हैं। अब आप ही बता दीजिए इस केस में आप आंसर क्या लगाएंगे। आपसे कहता है लेट ऑल इंक्वायरी बी सेट अप, लुक इनटू द मैटर। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आस्क योर सीनियर्स अपॉइंट सम अदर्स, ये आप कहने वाले कौन होते हैं? इससे तो कोई मतलब है नहीं। जो सीनियर है वो खुद भी अपने मन से करेगा, आपके सजेशन की कोई जरूरत है ही नहीं वहां पे। नॉट पे अटेंशन ऑफ एलिगेशन, ऐसे कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? आपके ऊपर में एलिगेशंस के आरोप है तो आपको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। स्टॉप अंडरटेकिंग एनी इनिशिएटिव्स अंटिल द मैटर इन रिजॉल्व्ड। देखो ये आंसर यही हो सकता है, लेट ऑल इंक्वायरी। कभी भी किसी के ऊपर में भ्रष्टाचार में आरोप लगता है, जैसे आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में, तो उसमें ऐसे केस में सरेंडर करके उनको ये बोला जाता है जो कि आप इंक्वायरी कर लीजिए, और यही एग्जैक्टली होता ही है। सबसे पहला काम क्या होता है? इंक्वायरी सेक्शन यहां पे बनता है। तो आप आंसर क्या लगा देंगे? सेकेंड लगा देंगे। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या दिया है। एट द एंड ऑफ द बिजी डे एट वर्क यू accidentally send a email containing an attachment with some confidentially client informations to wrong person। यहां पे wrong होना चाहिए, है ना? यहां पे क्या होना चाहिए? wrong। ठीक है, wrong person। Which of the following would the best things to do, यानी आपको इनमें से सबसे बेस्ट आप क्या करेंगे, क्या एक्शन आप यहां पे लेंगे? Decide to leave the office and deal with any problems tomorrow। आप उस प्रॉब्लम को छोड़ के कल के लिए आप छोड़ के जा सकते हैं। ये तो देखते ही पहले ही कैंसिल हो जाता है। Decide overlook your error and send email of the correct persons and leave things like that। दूसरा कहता है immediately send a follow up email to the wrong persons or if possible to telephone them explaining your mistakes, then send the mail of the correct person। ठीक है। find your manager explanation, इससे तो कोई मतलब नहीं है, आप अपने स्तर से तो काम कर सकते हैं। आप खामखा अगर आप अपने सीनियर के पास जाएंगे तो इसकी आपकी तो आपने उसके अगेंस्ट में आपने क्या कार्रवाई करी है, ये चीज आपको पहले देखना पड़ेगा। Decide to overlook your error, send email of the correct persons and leave things like that। Immediate send a follow up mail, देखो ये सी आंसर इसका होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आगे मूव करें। नेक्स्ट के क्वेश्चंस की तरफ आगे मूव करें। देखो एक छोटा सा प्रयास है हमारा, हम बहुत ज़्यादा तो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये एक ऐसा एरिया होता है इसमें बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट आपको हेल्प कर भी नहीं पाएगा, है ना? क्या बोलता है? दिस मॉर्निंग यू फाउंड ए फैक्स इन योर इनबॉक्स दैट सीम्स टू कंसर्न ए कलीग्स होम बिजनेस। सी नॉर्मली डज नॉट यूज द फैक्स फॉर द बिजनेस पर्पस। ओके, क्या बोला जाता है आपसे? पोलाइटली टेल योर co-worker दैट यू विल इन्फॉर्म दैट मैनेजर नेक्स्ट टाइम यू कैच हर यूजिंग ऑफिस प्रेशर्स फॉर द प्राइवेट बिजनेस। अब ये बता दीजिए, इसमें आपसे ये कहता है पुट द फैक्स ऑफ द मैनेजर्स मेल बॉक्स विदाउट सेइंग एनीथिंग। इससे तो मतलब है ही नहीं, आपको संज्ञान में तो देना ही पड़ेगा। Put the facts in your core workers mailbox without saying anything of the anyone। एक ये चीज हो सकता है, give the facts your core worker and same remind that the office equipment is not। equipment से कहाँ मतलब हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, you had co-worker
are working of the complex project that demand great deal efforts from the both of you, है ना। मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स वर्क था, आप दोनों लोगों के ऊपर में दे दिया गया था। योर कोवर्कर इज फ्रिक्वेंटली absent, वो बार बार absent हो जाता है। एज ए रिजल्ट बर्न आउट दैट स्ट्रेस फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनके पर्सनल प्रॉब्लम से वो बार बार क्या होता है, आपको absent हो जाता है। यू डू नॉट नो मच अबाउट द सर्कमस्टांसेस, आप इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रख पाते हैं। नॉर हैव यू नो हिम फॉर लॉन्ग, your core worker contributes very little of the projects and a result you are putting an excessive amount of overtime in order to keep the project moving ahead. You feel that your health may begin to suffer or you continue to work as a many hours. अब देखो, सबसे पहले आपको मैटर को समझना होगा। मैं कोशिश ये करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस का हिंदी मीनिंग भी आपके सामने प्रेजेंट करूं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे क्वेश्चन का आंसर देने से हमारा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है, इसके आपको सेंस को समझाने में। मतलब एक कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, आप और आपके सहयोगियों को दोनों को दिया गया था। आपके सहयोगियों के absent होने के कारण, फैमिली प्रॉब्लम के चलते उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में आई थी, जिसके चलते आपको ओवर टाइम करना पड़ा, जिससे इसका आपके हेल्थ के ऊपर में असर पड़ रहा है। आस्क अदर को वर्कर्स टू हेल्प यू मैनेज योर वर्कलोड, है ना। तो आप किसी को मदद मांग सकते हैं। राइज द इश्यू विथ योर मैनेजर, रिक्वेस्ट एडिशनल हेल्प टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। मीट विथ योर को वर्कर टू रिक्वेस्ट दैट ही डज हिज शेयर ऑफ द वर्क। कंटिन्यू टू पुट ओवर टाइम टू कीप द प्रोजेक्ट मूविंग अहेड। अब आप ये बता दीजिए, इसमें आप किसके साथ में जाएंगे। अब आप ये बता दो, इस क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो आस्क अदर को वर्कर, राइज द इश्यू विथ योर मैनेजर एंड रिक्वेस्ट। देखो, यही चीज एक हो सकता है जो कि आप अपने सीनियर बॉस से इन चीजों को जिक्र कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। पता चला आप परेशान हो रहे हैं, अगर इसी सेंटेंस में ये देता है यू फील दैट योर हेल्थ में बिगेन सफरिंग, मतलब ये चीज सेंटेंस अगर नहीं दिया जाता तो जहां तक पॉसिबल था आप यहां पे कर सकते थे, तो डी ऑप्शंस आप इसको सपोर्ट कर सकते थे। बट अभी नहीं होगा, क्योंकि आपको हेल्थ सपोर्ट हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। तो राइज द इश्यू विथ योर मैनेजर एंड रिक्वेस्ट एडिशनल हेल्प टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन द टाइम, है ना। तो इसका जेन्युइन एक्शन क्या हो जाएगा, बी ही आंसर आएगा इसका। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमसे, हाउ डू यू डील विथ कंफ्लिक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। अगर आपके सामने कोई विवादास्पद इशू आपके सामने आता है तो अपने सबऑर्डिनेट के साथ आप कैसे पेश आएंगे। यू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ कंफ्लिक्टिंग एंड एस्टेब्लिश्ड योर सेल्फ विच इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। You take whatever actions required regarding the source of the incorrect information. You are not concerned as you are busy with some other issues. None of these. आप ये बता दीजिए, इस क्वेश्चंस के अगर हम हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो you take whatever actions required regarding sources of the incorrect information. ये आंसर के साथ में आप यहां पे जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर आप यहां पे देखने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया है। क्या कहता है, यू आर ए डॉक्टर वर्किंग जनरल मेडिसिन। द सन ऑफ द पेशेंट हु वाज रिसेंटली एडमिटेड आस्क टू सी यू प्राइवेटली ऑन द वार्ड, यानी आपसे वार्ड में प्राइवेटली देखने के लिए कहा जाता है। ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड फॉर द care given his mother. He gives you envelope with 1,500 cash in it. Choose 3 most appropriate actions to take this situation. अब इस सिचुएशंस को टेक करने के लिए इनमें से 3 में से 4 में से आप कौन सा एक्शन लेंगे। कहता है, थैंक हिम फॉर gesture saying it was duty to save humankind. सही है। Tell him that he should keep his money. Both A and C. Inform the ward's staff about the gratitude for the cares received and ask him keep his money. Take him for his gestures and saying
इट वॉज ड्यूटी टू सेव ह्यूमन काइंड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ही आंसर आएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? ए आंसर आएगा। क्योंकि आप ये थोड़ी नहीं कह सकते हैं जो कि घूस को आप यहां पे रख देंगे, किसी भी अनएथिकल काम को आप यहां पे सपोर्ट कर नहीं सकते हैं। टेल हिम दैट द शुड कीप इट मनी, हिज मनी, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर आप क्या लगा देंगे? ए लगाएंगे आंसर। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने? वन ऑफ योर कलीग्स हैज गॉन हॉलिडे एंड हिज फादर who has become ill has just been admitted in your hospital. You colleagues phone you from his holiday and ask if you can find more about what is happening with his father. You simply refuse. से तो कोई मतलब है नहीं, कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं भाई? ये तो ह्यूमैनिटी आपको अलाउ कभी कर नहीं सकता है। You speak your consultant explain the situations and ask for the informations your colleagues wants. You politely tell your colleagues that you cannot do. ये तो हो नहीं सकता भाई। You ask the father if gives permissions to you to ask consultant about him. You speak your consultant explain the situations and ask for informations that your colleagues wants. ठीक है। You ask the father के कल कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आप यहां पे बी के साथ में आप जा सकते हैं। डी भी आंसर हो सकता है, खैर जो भी है डी ही आंसर लगाइए। तो बेटा आप ही बता दो, इस तरीके के और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने यहां पे लेके आएंगे, है ना। आप जिस तरीके से एप्रिसिएशन आप यहां पे दे रहे हैं और आपको इसमें किस प्रकार की नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे देंगे तो और भी मेरे लिए यहाँ पे सुविधाजनक हो जाएगी, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके हम आपके सामने आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस है। हम कोशिश ये करेंगे जो आपके सामने कम से कम 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लाके इस डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारीकों को समझाया जाए। कैसे क्वेश्चंस को आप टैकल करेंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे और ये एरिया में आप महारत हासिल कर सकते हैं हम लोगों की मदद से। तो इसकी हम मैराथन भी क्लास लेने की कोशिश करेंगे आपके सामने। और अभी मैं आपसे यहाँ पे जाने का इजाज़त ले रहा हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग के कंसेप्चुअल क्लास लेके आते हैं। उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशंस डिस्कस करेंगे, बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।